Good afternoon, everyone. This is a fast track revision on a very interesting topic, audit in an automated environment. तो इस revision को मैंने कुछ correct, incorrect और some small questions I have included in this revision so that जो एक बड़ी क्लास थी around 1 hour 55 minutes की उसको हम compress कर सके इस छोटे 15-20 मिनट के recording के द्वारा. So especially in the last 20 days, the day before exam, and even when you go for your periodic revisions, instead of watching the full class again, it's always advisable to focus on the key points ताकि revision के समय आपका efforts कम लगे और आप सही दिशा में पढ़ाई भी कर सके. तो let's start. Am I audible? Yes. An automated environment basically refers to a business environment वहां जहां पर आप देखे हो कि वहां पर प्रोसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग सब ऑटोमेटेड होता है. बट यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस एक्सेप्ट द डिसीजंस. यानी ये बोल रहे हैं कि डिसीजंस यहां ऑटोमेटेड नहीं है, बाकी सब चीज ऑटोमेटेड है. तो आप शायद पढ़ के आपको लगेगा हाँ डिसीजंस तो मैनुअली होते होंगे, बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में इवन द डिसीजंस कैन बी ऑटोमेटेड. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. An automated environment is a environment जो business environment in most of the organizations, especially आप जितने भी e-platforms देखते हैं, shopping के जितने भी आप portals देखते हैं like Tata Click Luxury या जो भी site से आप खरीदते हो, तो आप याद रखिएगा most of these like Amazon, most of these portals are working in an automated environment जिनके business processes totally automated हैं. तो processes, operations, accounting and even decisions are carried out by using computer system. तो डिसीजंस भी यहां पर ऑटोमेटेड हो सकते हैं. तो वो जो स्टेटमेंट था दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो ऑडिट के सिलेबस में ये क्यों आता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो जब हम ऑडिट कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ऑडिटर शुड प्लान रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क. अगर मेरा क्लाइंट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है तो मुझे सारे टाइप के आईटी रिस्क को प्लान कर लेना चाहिए, जितने भी टाइप के आईटी रिस्क है. ट्रू या फॉल्स? सबको पढ़ के लगेगा हाँ चैप्टर है तो करना ही चाहिए. बट एज एन ऑडिटर I will plan my response to those, this statement is incorrect. I will plan my response to those IT risks which are relevant to financial reporting. जिससे मेरे financial statements affect हो, मुझे उन IT risks से मतलब है. I am not concerned with all types of IT risks. So these small issues अगर practice नहीं किया हो और चाहे चैप्टर आपने 2-2 घंटे भी पढ़े हो, कुछ नहीं है. फिर अगर मैं आपसे पूछूं ऑल आईटी सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, जरूरी नहीं है कि सारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हों. कुछ होते हैं जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होते हैं, वहां ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है. अगर आप बोलोगे मैं ईआरपी एंड एसएपी टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा हो. पर हो सकता है जो पार्शियली ऑटोमेटेड हो, जो था पैकेज सॉफ्टवेयर लाइक टैली यूज करते हैं, जब मैनुअल इंटरवेंशन भी है एंड ऑटोमेशन भी है, तो in partially automated environment it may not be so complicated. So it is always not correct to say that all IT systems are complex. ये जरूरी नहीं है, because if it's a partially automated environment it may not be so complex. And मेरे को जो जितने भी tools मुझे यहाँ पर देखने हैं, my tools must be relevant to financial reporting. Now there is a very famous question जो इस चैप्टर का मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश बन जाता है. आई जस्ट शो इट टू यू, गिव मी 1 minute. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें मैंने इंक्लूड किया है अपने इस पीपीटी में. आई थिंक समवन हैज मिस्ड. चलिए कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे कि व्हाई आईटीज आर रेलेवेंट टू ऑडिट. दिस इज माय क्वेश्चन कि क्यों रेलेवेंस देखा जाता है, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट क्यों होता है या क्यों मानना चाहिए. तो ये जो बुकिश आंसर्स है उससे हटकर मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारा एसए 315. इफ यू रिमेंबर, ये आंसर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एसए 315 ऑडिटर हैज टू अंडरस्टैंड एंड असेस द आईटी सिस्टम, द एनवायरनमेंट, ताकि ही कैन डिजाइन द रिस्पॉन्स आफ्टर असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अब तुम बोलोगे सर रिस्क क्या चीज का है? There is an inherent risk since you are using an automated environment. It is so complex. So there is an inherent risk कि कुछ चीजें कैसे हो रही हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे, और कब फ्रॉड हो जाएगा ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाएगा अगर उसको आईटी के बारे में आइडिया नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर रिस्क व्हेन यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मैनेजमेंट ने उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कैसे कंट्रोल सेट किए हैं, क्या वो कंट्रोल सही हैं, क्या सही टाइम पे प्रिवेंट या डिटेक्ट कर पा रहे हैं. इसलिए ऐसे 315 के कारण
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट में एक बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू हैव टू कोट अबाउट SS 315 एंड उसके आंसर्स को आपको कोट करना ही पड़ेगा. आई शो इट टू यू, आई शो यू द आंसर. उसके अलावा यहां पर एक और एक रेलेवेंस आईटी का ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स जहां पर बड़े डेटा को यूज करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव किया जाता है. डेटा एनालिटिक्स को यूज किया जाता है ऑडिट के दौरान बाय यूजिंग कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट्स बोलते हैं. तो दैट इज द सेकंड पॉइंट, द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट. An auditor is using many reports which are generated by the information system. So he has to check whether those reports are reliable or not. तो इसलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो क्वेश्चन अभी जो मैंने पूछा ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी लिखा हुआ है. Just see the answer. The auditor should consider the relevance of IT in an audit of financial statements. Look at the screens, everyone. Standards on auditing require auditor to understand, assess, पूरा ऐसे words डालोगे, respond to the risks that arise from the use of IT systems. He must respond to risk of those IT risks which are relevant to financial reporting. तो आप इसको व्यू करते वक्त पॉज करके इसको इमेज खींच सकते हैं, मैंने कैसे कैसे अंडरलाइनिंग्स की है. उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके he can increase the effectiveness and efficiency of audit. This is a very important summary of this entire chapter. एंड ये मेरे को ये पॉइंट 1 अच्छा लगता है, इसको पॉइंट 2 में लिखो, ये थोड़ा सा एंसिलरी पॉइंट है. सिंस द ऑडिटर रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय आईटी सिस्टम, देयर कुड बी रिस्क इन द आईटी सिस्टम दैट कुड हैव एन इंपैक्ट इन ऑडिट. यस, अगर मैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मुझे अगर लगता है कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट जिन कंट्रोल्स को इंस्टॉल किया है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अगर वो कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, then how can I rely on that automated control? How can I rely even on the substantive audit procedures? Because जो डेटा वहां से जनरेट हो रहा है वो ही क्वेश्चन मार्क है. आप समझ रहे मेरी बात. इसलिए एक डिस्कशन ये भी आता है, लुक एट द पीपीटी, कि अगर बहुत सारे रिस्क होते हैं when we are using the IT system, there are lot of risks जो बहुत हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था. ये शॉर्ट रिवीजन में मैं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को हैमर कर रहा हूं. I'm not discussing the topic again. तो ये रिस्क ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन दिस इन द क्लासरूम सेशन. ये सारे रिस्क को हमने बताया था. ये देखो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग है और ये प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा दोनों अलग अलग चीज हो जाता है. दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन टू यू. अब यहां देखो चेंजेस से रिलेटेड भी आप देखोगे कि कई बार जो डायरेक्ट डेटा चेंजेस बोल के कुछ मिला आपको, अनऑथोराइज चेंजेस टू सिस्टम्स, वो डेटा था, ये सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स में चेंजेस. एंड एक इसी टाइप का पॉइंट है, बट दिस इज एक्चुअली डिफरेंट, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम. जहां चेंजेस करना चाहिए था वो चेंज भी हमने नहीं किया. सपोज हमारा सिस्टम में हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं पर टैक्स के रेट्स ही गलत डाले हुए हैं, सिस्टम में अपडेटेड रेट्स नहीं डाले हुए, देन द फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस कैन आल्सो बी द रिस्क. डेटा लॉस हो जाता है, कई बार बैकअप मेंटेन नहीं होता है. सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स ये सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आई एम नॉट हैमरिंग अपॉन दिस. मैं जहां जहां गलती कर सकते हैं उन क्वेश्चंस पर हैमर कर रहा हूं इस शॉर्ट वीडियो में. तो अगर ये रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जाता, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा था कि बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा डेटा जो हम सिस्टम से जनरेट करते हैं ऑडिटर उनको यूज करता है, तो उनमें क्या क्या रिस्क है. रिस्क तो आपने देखा है बहुत टाइप का है, और उसका ऑडिट पर क्या प्रभाव आएगा उसी क्वेश्चन में आप ये भी सब्सटैंशिएट कर सकते थे. अगर इफ रिस्क आर नॉट मिटिगेटेड, then I cannot rely on the data obtained from the system. I cannot rely on automated controls. Understood? And then what should I do? What should I do? अगर मैं रिलाई नहीं कर सकता हूं तो ये लाइन आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे सिचुएशन में सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स शुड बी टेस्टेड सब्सटैंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी एंड मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड. आपको उस आंसर में ये इंपैक्ट भी डाल देना चाहिए था, चाहे इंस्टीट्यूट के मैट में वो शॉर्ट में लिखा हुआ है. योर आंसर्स विल लुक लाइक एज इफ आपने पूरे चैप्टर का अच्छा समरी निकाला है. व्हेन आई आस्क्ड यू इन्फॉर्मेशन ऑफ आईटी इन ऑडिटिंग, तो हम लोग बहुत सारे रिस्क होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो वहां से मिल रहा है वो रिलायबल है ना. रिस्क को रिड्यूस तो कर दिया मैनेजमेंट के कंट्रोल्स ने, और अगर नहीं किया है तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा. देन सिस्टम डेटा शुड बी very substantively tested for completeness and accuracy. More and more audit evidence is required. Same चीज यहां पर भी आ रही है. And moreover what will happen,
दीज मैटर्स विल बी कम्युनिकेटेड टू TCWG अगर मेरे को नोटिस में आती है कि इतने सारे रिस्क यहाँ पे कम नहीं हुए हैं, एंड ऑडिटर को फिर मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट देना पड़ेगा ऑन IFC-FR। आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज IFC-FR, ये हमने डिटेल में सेक्शन 143 में भी किया था और इसके कई रिपोर्टिंग पॉइंट्स आज आप फिर से देखेंगे। सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ IT इन ऑडिटिंग। तो रेलेवेंस के चक्कर में हमने क्या किया, जब रेलेवेंस का आंसर हम पढ़ रहे थे हमने ऐसे 315 और 330 को थोड़ा सा क्लब कर दिया था कि रिस्पॉन्स जो हम IT रिस्क के लिए बनाएंगे दैट शुड बी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। डेटा एनालिटिक्स की बातें भी आ गई थी, एंड देयर आर सिस्टम पे हम बहुत रिलाई करते हैं तो बहुत से रिस्क भी होते हैं, क्या उनको रिस्क मिटिगेट किए गए हैं कंट्रोल्स के द्वारा और नहीं किए गए हैं मैनेजमेंट के कंट्रोल्स के द्वारा। तो मेरे ऑडिट पर, सब्सटैंटिव ऑडिट पर क्या इफेक्ट आएगा, मेरे TOC पर क्या इफेक्ट आएगा, मेरे रिपोर्टिंग पर भी क्या इफेक्ट आएगा। दिस इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल्सो, तो आपको दोनों समझना पड़ेगा। इस चैप्टर की चैलेंजिंग चीज क्या है कि सारे क्वेश्चंस एक से लगते हैं। कई लोगों को तो बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखते ही वो उसके फीचर्स और उसके रिस्क लिख के आ जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आस्क्ड। पर अगर आपको कभी डाउट हो कि दोनों है आंसर में, बहुत ज्यादा डाउट हो, तो ट्राई नॉट टू राइट ओनली वन पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को लिख दो। कम से कम वो इरिटेट जरूर होगा कि ज्यादा लिखा है, बट एटलीस्ट यू विल गेट सम पार्शियल मार्किंग फॉर द करेक्ट पोर्शन। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पर रेलेवेंस ऑफ IT इन ऑडिटिंग, दिस वी वर ऑब्जर्विंग। और क्यों IT का रेलेवेंस का 3 रीजन मैंने बता दिया। और देखोगे कि कंपनी अपने बिजनेस, अपने बहुत सारे फंक्शंस में, बिजनेस हाउस अपने बहुत सारे फंक्शंस में IT को यूज करता है, चाहे कैलकुलेशंस हो या उसके अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है। बड़ी बड़ी जो बैंक्स होती हैं ना, जिनके ब्रांचेस होते हैं बहुत अक्रॉस द ग्लोब, उनके ब्रांचेस हैं, सभी एंट्रीज अपने आप पोस्ट भी हो जाते हैं। बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली, रिपोर्ट्स आर जनरेटेड, ये सारी चीजें हमने क्लास में पढ़ी थी। पर मेन रेलेवेंस क्या है वो आप समझ गए। दीज आर दी बिजनेस फंक्शंस वेयर वी सी दी ऑटोमेशन, सो ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नाउ यहां पे था situations in which IT is used. Situations बोल के एक अलग क्वेश्चन है। एक था relevance of IT in audit, situations in which IT is relevant for audit। तो मैं situations की अगर बात करूं, जो बिजनेस हाउस बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर और यूज करता है, पूरा सॉफ्टवेयर यूज करके अपना बिजनेस चला रहा है, जिसके ऑपरेशंस पूरे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हैं, वहां पे ऑडिटर को भी ये सब चीजों को, अपने टेक्नोलॉजी को अपने ऑडिट में यूज करना पड़ेगा। जहां ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं, जो हाई टेक नेचर ऑफ बिजनेस है, जिन बिजनेस हाउसेस के वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत हाई हैं, वहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है, डेटा को, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को फास्टर प्रोसेस करने के लिए, एक्यूरेटली प्रोसेस करने के लिए। फिर कंपनी की पॉलिसी है, ये कंपनी है ना बेसिकली पेपरलेस अपना ऑफिस मेंटेन करती है। मेरा एक CA स्टूडेंट है आयुष गोयल, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर ऑन डायरेक्ट टैक्स एट वेरियस प्रोफेशनल फोरम्स। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ हिज CA फर्म, आई थिंक इट्स BASCO, BASSCO, आई एम नॉट श्योर, आई विल शेयर इट विद यू लेटर अगेन। उनके ऑफिस में, वो तो CA फर्म है, वो भी पेपरलेस ऑफिस पे विश्वास रखती है। क्लाइंट्स का कोई फाइलिंग, फिजिकल फाइल रखते ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ऐसा भी होता है। तो जो कंपनी इस टाइप का पूरा मेंटेन कर रही है, उनकी पॉलिसी है कि हम सब कुछ अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में रखें, तो उनके यहाँ ऑडिट करने जाएंगे तब ऑफकोर्स मेरे को भी टेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए ना ऑडिट करते वक्त। वैसे कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है IFSC FR के रिपोर्टिंग के ऊपर, और स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पे हमें बोला जाता है कि हमें टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ता है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। एंड बेसिकली डेटा एनालिटिक्स को यूज करके एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बढ़ जाती है। तो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, सिचुएशंस इन व्हिच IT इज रेलेवेंट, एंड वो था रेलेवेंस ऑफ IT इन ऑडिट, व्हाई IT इज रेलेवेंट इन ऑडिट। सर अगर समझ में नहीं आए सिचुएशन का क्वेश्चन है, रेलेवेंस का, ऑफकोर्स दोनों में से एक है, तो आप क्या बोलूं, आप फिर दोनों लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, वो इरिटेट जरूर होगा बट पार्ट मार्किंग मिल जाएगा। और हो सकता है आपको दोनों आते थे, पूछा गया रेलेवेंस और आप सिचुएशन लिख के आ गए, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 0 यू गेट एटलीस्ट 2.5 3 आउट ऑफ 5। पूरा पेपर में ऐसे लकी ड्रॉ नहीं चलता, आइदर दिस इज माय आंसर और दैट इज माय आंसर, दैट डजंट वर्क। ओके, एंड यहाँ पे करेक्ट था, IT कैन बी रेलेवेंट बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग CATS। मैं डेटा एनालिटिक्स फिर से आपको बताऊंगा। Now, when you understand the automated environment, what points you should keep in mind? It can be a separate 4-mark question. हमने डिटेल में ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी देखे थे हम लोग। जो लोग IPL खेलना पसंद करते हैं उनको तो अच्छा भी लगता है ना ये सारे पॉइंट्स। ऐसे करके हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप किए थे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन। जहां जहां कंफ्यूजिंग एरियाज है क्वेश्चन के लैंग्वेजेस और जिन क्वेश्चंस में आपको स्पेशल फोकस डालना है वो मैं हैमर कर रहा हूँ इस वीडियो में।
After this, there are types of controls in automated environment. I'm not an EIS teacher, पर ये आपने देखा था यहाँ पे, these are the IT controls, general IT controls, application controls and IT dependent controls. Now, general IT controls, they are supporting the effective functioning of application controls. Okay. एंड ये कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ओवर द डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. तो कई बार एमसीक्यू आता है जिसमें लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है ये वाला जो है दैट इज कमिंग अंडर द जनरल आईटी कंट्रोल्स. इट इज नॉट द केस. दे फील दैट इट्स कमिंग अंडर द एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बट इट इज एक्चुअली कमिंग अंडर जनरल आईटी कंट्रोल्स. कि कंपनी के अंदर कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम आप भविष्य में एक्वायर करेंगे या डेवलप करेंगे या मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए एक ओवरऑल पॉलिसी बनी हुई है, क्राइटेरिया बना हुआ है, तो ये जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर आएगा. नाम सुन के पीपल फील दैट दिस इज कमिंग अंडर द एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बट दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. दिस इज कमिंग अंडर जनरल आईटी कंट्रोल्स. तो जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर ये चारों नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा. 1 2 3 4 दिख रहा है आपको? ये तो देखिए क्या लग रहा है, PDA, पेड़ा नहीं है पर इज बिकमिंग लाइक पोडा, या कुछ और भी, जो भी आपको बेटर लगे. आई थिंक डापा, वट एवर यू फील. डेटा सेंटर पे जनरल आईटी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं. अब तुम पूछोगे सर ये डेटा सेंटर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं. आई हैव इन दिस पीपीटी विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. मैंने वही इंस्टीट्यूट की मैट के पॉइंट्स सारे यहाँ पर समराइज फिर से कर दिए. इन दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू शो यू कि ब्रॉडली, क्योंकि पढ़ते पढ़ते क्या होता है हम भूल जाते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर. सो दिस इज बेसिकली शोइंग यू कि जनरल आईटी कंट्रोल्स में ये सारे वर्ड्स हमारे डिस्कस किए हुए हैं, ये आ रहा है. नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल्स में लोग गलती कहां करते हैं, लोगों को लगता है ये भी ऑटोमेटेड होता होगा. इट कैन बी ऑटोमेटेड, इट कैन बी मैनुअल ऑल्सो. एप्लीकेशन कंट्रोल्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, याद रखिएगा. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल्स ये दिए हुए. बेसिकली जो मॉनिटरिंग या रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज योर मैनुअल कंट्रोल. तो एमसीक्यू में अगर आए तो रिमेंबर दैट एप्लीकेशन कंट्रोल्स इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एज वेल एज मैनुअल. नाउ आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ये जो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है, दे आर मैनुअल कंट्रोल्स. सपोज आपके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं सिटी बैंक की अगर एग्जांपल ले रहा हूं, वो लोग हर मंथ पे एक बिल जनरेट हो जाता है, किसके क्रेडिट ड्यू हैं, सबका एक ड्यू डेट्स होता है. और जब ड्यू डेट का पार हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाता है, तो फिर उनको मैनुअल कॉल्स जाता है फ्रॉम द बैंक. सो ये जो मैनुअल कंट्रोल आईटी पर, ये इस पे डिपेंडेंट किस पे था, the reports that payment is overdue, that was generated from the IT system. So IT dependent controls are basically manual controls. MCQ याद रखिएगा. तो ये रिवीजन आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट, ये सबको समराइज कर रहा है. नाउ दीज आर द टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे हम एनालिटिकल रिव्यू यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस. एफिशिएंसी का मतलब क्या है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, खर्चा कम लगता है. तो इंक्वायरी में एफिशिएंसी हाई है, बट इंक्वायरीज हम लोग ऐसे 500 और 315 में भी पढ़े थे दैट इंक्वायरी इज द लीस्ट इफेक्टिव मेथड. इफेक्टिवनेस लोएस्ट है इंक्वायरी में. व्हाई? बिकॉज सिर्फ इंक्वायरी से हमें सही इंफॉर्मेशन मिले जरूरी नहीं है, इंक्वायरी को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए. नाउ ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस. अब रीपरफॉर्मेंस में ऑडिटर वापस परफॉर्म करता है प्रोसीड्यूर्स, बहुत टाइम लगता है. तो देखो एफिशिएंसी लो है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत डेंजरस जोन है. बट रीपरफॉर्मेंस जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम का कर रहे हैं, हमें एक श्योरिटी और सर्टेनिटी ज्यादा हाई होगी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट विल बी हाई. तो दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, समझ करके अटेम्प्ट करना. तो सर विच इज द बेस्ट टेस्टिंग मेथड अगर मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की चेकिंग करना चाहूं, तो लिखा हुआ है इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा. तो अगर ट्रू या फॉल्स आ जाए दैट रीपरफॉर्मेंस इज द बेस्ट मेथड फॉर टेस्टिंग, वो भी फॉल्स है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बट एक चीज आप देखोगे यहां पर बोला जा रहा है, जनरली इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. तो एमसीक्यू में ही आया हुआ है कि दोनों आई जब मिल जाएं, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, that is generally considered to be most effective and efficient. Okay, and apart from this, inquiry should always be used in combination with other methods. इसको हम अलग यूज नहीं करेंगे. तो गलती में कहां कर सकता था that बस reperformance is the best method या inspection is the best method.
तो अगर ये स्टेटमेंट आता है देन वी हैव टू कैटेगोरिकली स्टेट इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। पक्का यहां पे अब मिस्टेक नहीं होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है हमारा IFC-FR पर जो रिपोर्टिंग है या IFC पर जो रिपोर्टिंग है। हमारे पूरे कंपनीज एक्ट में कई सेक्शंस हैं। यहां पर डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं कि लिस्टेड कंपनी में DRS के अंदर डायरेक्टर्स की तरफ से डिक्लेरेशन आता है कि कंपनी के IFCs अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। सेक्शन 143 में एडिक्वेट IFC ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या नहीं है, बट दैट डजंट अप्लाई टू दोज प्राइवेट कंपनीज, या तो OPC स्मॉल कंपनी हो या जिसके ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो एंड बोरोइंग साल में कभी भी 25 करोड़ क्रॉस नहीं किया है, यानी कि लेस देन 25 करोड़। दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, एक भी वायलेट होगा तो IFC रिपोर्टिंग लग जाएगी। ऑडिट कमिटी जो है उसको भी एग्जामिन करना पड़ता है IFC। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनके रोल में भी दिया है दे हैव टू सैटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंटीग्रिटी एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल्स। यानी कि हमारे IFC-FR रिपोर्टिंग देखो कई जगह कई तरीके से यहां पर हमारे सिलेबस में बार बार आ रहा है, तो यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स एंड कहां पर क्या रिपोर्टिंग लग रही है वो भी आपको ध्यान से देखना है। ये मैं करवा चुका हूं, जस्ट अ रिमाइंडर दैट दीस टॉपिक शुड नॉट बी मिस्ड। ये मैंने वैसे ही टॉपिक हमने कहीं और किया था, बट आपके इस इंस्टीट्यूट की मैथ में इट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, सो आई हैव हैमर्ड अपॉन दिस अगेन। नाउ उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ डेटा एनालिटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था दैट यहां पर हम देखते हैं डेटा एनालिटिक्स में कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लुक एट द स्क्रीन्स। सपोज ये कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको प्रोसेस करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर मैं ऑर्डिनरी सेंस में बोलूं, एन ऑडिटर इज यूजिंग दिस डेटा एनालिटिक्स इन वेराइटीज ऑफ एरियाज, वो भी आपको याद करना है। पर ये कैसे करता है? सपोज मेरी कंपनी का यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे कंपनी का टोटल परचेजेस है और फिर परचेज रजिस्टर एक्सेल में ऐसे बना के दिया हुआ है कि आपने किस वेंडर से खरीदा है, किस कंट्री में है, वो मंथ, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट। हम इसकी सॉर्टिंग कर लेंगे टू नो द लार्जेस्ट वेंडर और उस हिसाब से हमने अरेंज करने की कोशिश की है। सॉर्टिंग करेंगे और फिर मंथ वाइज भी इस तरह इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिसिस करके कौन से मंथ में कितना परचेजेस है, टू सी दैट व्हाट इज आवर पैटर्न ऑफ द डेटा, हमारा बाइंग पैटर्न, हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम कुछ एक्सेल में फंक्शन होता है, इस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, इस टेबल के बारे में, इसको यूज करके हम डेटा को इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया मेरे इस क्लाइंट के लिए, तुमको दिखा रहा हूं, जो उनके परचेजेस में मैंने ट्रेंड देखा और मैंने क्या ऑब्जर्व किया। क्वांटिटी, ये इनके यूनिट्स को मैं निकाला हूं, कितना यूनिट्स इन लोग खरीदते हैं, ठीक है सर। और मैंने ऑब्जर्व किया यहां पर दैट वॉलमार्ट कहां गया, यस, उससे सबसे ज्यादा क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, वो हमें 12 रुपया में देता है। बट देयर वर अदर वेंडर्स जिनसे हम कम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उनकी रेट ज्यादा है। तो मैं अपने क्लाइंट को पूछूंगा तुम लोग वॉलमार्ट से क्यों नहीं खरीद लेते हो सकता है वो एक अच्छा जवाब दे दे, उसके पास माल नहीं था इसलिए हमने दूसरे से खरीदा। क्योंकि लॉजिकली क्या होगा, जो कम रेट में दे रहा है उससे आप नहीं खरीद रहे हो, जो ज्यादा दे रहा है उससे खरीद रहा है। तो मैं कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करूंगा डेटा एनालिटिक्स के दौरान, मैं एनालाइज करूंगा जर्नल एंट्रीज को और फिर मुझे पता चलेगा कि इनको ज्यादा इसीलिए दे रहा है बिकॉज ये रिलेटेड पार्टी थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता चला इस एनालिटिक्स के दौरान कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल ऑन परचेजेस में डेफिशिएंसीज है। हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल परचेज ऐसा हो कि बेस्ट रेट पहले हम सबसे इनवाइट करें, बेस्ट कोटेशन को चूज करें। तो हायर रेट्स वाले कोटेशन को अप्रूव कैसे कर रहा है कंपनी का? तो आप देख रहे हो डेटा एनालिटिक्स बहुत जगह लग सकता है, नॉट ओनली इन परचेज। सपोज मेरी कंपनी बहुत पैसा बोरो करती है, तो मैं बोरोइंग्स का ऐसे एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करके एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के आधार पर मैं देखूंगा सबसे कम रेट पर इंटरेस्ट लोन कौन दे रहा है, तो मैं उससे मेरे क्लाइंट को एडवाइस करूंगा इससे क्यों नहीं लेते हैं आप लोग, हायर रेट पर क्यों लेते हैं, हो सकता है रिलेटेड पार्टी लोन दे रहा था इसलिए ले रहा था हायर पे में। तो these things, loans, investments, sales, purchases, I can apply on any type of population data. Data analytics can be used. Now the question arises कि जो डेटा एनालिटिक्स हम यूज कर रहे हैं, इस डेटा एनालिटिक्स में कौन से, क्या सिर्फ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर से ही हम यूज कर सकते हैं? ट्रू फॉल्स है। स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपको तो ये ऑफ कोर्स यूज होते हैं, बट क्या सिर्फ यही यूज होंगे?
तो आंसर है इवन दो स्पेशलाइज्ड टूल्स आर वेरी यूजफुल, such tools are not always required. Commonly available spreadsheet applications like MS Excel can be effectively used for carrying out data analytics. So this is again very very interesting. याद रखिएगा. तो डेटा एनालिटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और जस्ट मिनट, यस, किस किस एरिया में डेटा एनालिटिक्स को यूज किया जा सकता है ऑडिट में? फॉर चेकिंग कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड. ओके, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग में इट इज यूज्ड. रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, ओके, re-performance of mathematical calculations, analysis of journal entries, fraud investigation, and कंट्रोल डेफिशिएंसी. जैसे मैंने जो अपने एग्जांपल्स बताया, मैंने कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या ऑब्जर्व किया कि इन लोग वॉलमार्ट को छोड़कर दूसरों से हायर रेट पर ले रहे हैं, इनके परचेज कंट्रोल में कमी है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ये सब भांडा कब फूटा? जब मैं एनालाइज किया जर्नल एंट्रीज को, और भी कंपनी के अंदर कुछ भांडा फूट सकता है. फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. पर सर ये इतने सारे डॉट्स हैं मेरे, आप इसको सीक्वेंस में मत याद करो. मैं एज अ टीचर आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ता हूँ ना, मेरे माइंड में सबसे पहले आता है कि डेटा एनालिटिक्स से फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. मैं अपना बता रहा हूँ. इससे सैम्पलिंग में भी हेल्प मिलता है व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द ऑडिट सैंपल्स. ओके, उसके बाद कंट्रोल में क्या क्या डेफिशिएंसीज है ये पता चल सकता है. फिर कुछ री करके पॉइंट्स थे. अंडरस्टूड. मेन काम है एनालिटिक्स से मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मैं ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसीज है क्या ये पता लगा सकता हूं. तो डू इट इन दिस फैशन इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, चेक कंप्लीटनेस. इससे आप बहुत बंद जाएंगे और बहुत मोनोटोनस लगेगा पढ़ाई. सो डोंट डू दैट. तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इस चैप्टर को जब मैंने इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ाया था, लुक हियर एवरीवन, आपको एक चीज दिखाता हूं कि जो आपकी मार्किंग्स मेरे संग हो रही थी, से मेरे मार्किंग्स इस चैप्टर के लॉस है या वीडियो मुझे नहीं मिला, तो इसको मार्क्ड पीडीएफ को मैं मेरे साइट पे डाल देता हूँ. जब आप देखोगे कि ये नोट्स सारे लगेंगे कि होली खेल चुके हैं, इतना मैंने हम लोग डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस किए थे फॉर ईच एंड एवरी वर्ड. तो ये मतलब ये क्लास नोट्स की तरह एक्ट कर रहा है. दैट इफ यू ऑल्सो रीड दीज नोट्स, और अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है, देन ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो यहाँ बहुत कुछ है, डोंट मिस इट. सो इन ब्रीफ आई हैव कवर्ड बेसिकली various type of questions and areas where you have to hammer upon when you're doing this dry topic called audit in automated environment. Thank you so much.